हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी आईटी एजुकेटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपने एक नए सेशन के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़। तो बच्चों, जैसा कि हम आपको पता है, हमने चैप्टर 2 अपना आईटी बुक का कंप्लीट कर लिया है। उसी के एमसीक्यू यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि हम इस एमसीक्यू सेशन में करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों, इसमें हमने 42 एमसीक्यूज़ रखे हैं आपके चैप्टर की बेस पर। तो उसी से हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ निकाले हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने जो एमसीक्यू रखा है उसमें आपको मिलेगा एक क्वेश्चन मिलेगा और 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन इस तरह से मिलेंगे जो क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड रहेंगे। ओके, और 4 ऑप्शन के बाद हम आपको एक 10 सेकंड का पॉज देंगे, उसमें आपको अपना ऑप्शन या अपना आंसर डिसाइड करना है। ओके, जैसे कि आपको पता है कि ये जो सेशन है ये रिकॉर्डेड सेशन है, इसलिए आप क्या करिएगा, आप जो ऊपर क्वेश्चन आएगा और नीचे एमसीक्यू आएगा, तो अपनी नोटबुक में एंट्री करते हुए चलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आप कितने अच्छे से उनको सही आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि अगर आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया है, अच्छे से रिवाइज किया है, तो यहाँ पर उन सारे क्वेश्चंस के आप इजीली आंसर कर पाओगे। तो इसी के साथ बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम अपना एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस एमसीक्यू टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स कंप्लीट वर्क और स्टडीज़ विदाउट अदर चीयरिंग यू। मतलब कि किसी और के बोले बिना आपके अंदर किसी काम को कंप्लीट करने की या अपनी पढ़ाई को या अपने काम को कंप्लीट करने की जो अंदर से चीज़ें आती है उसको क्या कहेंगे। ठीक है, जो अंदर से आपको चीयर करता है उसको आप क्या कहोगे? क्या वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, है ना? क्या वो कम्युनिकेशन होगा? क्या वो सेल्फ मोटिवेशन होगा या सेल्फ इस्टीम होगा? ठीक है, तो बच्चों क्या करिए, आप 10 सेकंड का पॉज लीजिए और सोचिए कि आपका आंसर क्या होगा। जब तक के लिए हम इसको वेट करते हैं आपके आंसर आने का। ठीक है, देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर हम बता देते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वो चीज़ क्या होती है कि जो आपको अपने काम को, अपने वर्क को या अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए अंदर से चीयर आता है ना, बिना किसी के बोले। तो वो क्या होता है? सेल्फ मोटिवेशन होता है ना। अंदर से चीज़ें आती है कि अंदर से मतलब अंदर से उत्तेजित होते हैं आप कि मुझे ये काम करना है ना। सेल्फ मोटिवेशन आता है, सेल्फ सारी चीज़ें करने के लिए खुद से आप मोटिवेट होते हैं। तो वो क्या होगा? हमारा आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मतलब मोटिवेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं? देखिए, पहला लिखा है इंटरनल, ठीक है। दूसरा लिखा है इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट। थर्ड लिखा है एक्सटर्नल एंड फोर्थ इज इंटेंसिव, है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कितने टाइप्स के मोटिवेशंस होते हैं। ओके, तो आपको पता होगा कि हमने आपको बताया था कि मोटिवेशन 2 तरह के होते हैं। पहला होता है इंटरनल मोटिवेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन मतलब जो आप अंदर से, आपके अंदर चीज़ें करने की इच्छाएं जागृत हो रही है ना, किसी चीज़ को प्राप्त करने की या किसी लक्ष्य को हासिल करने की जो भी अंदर से आपके अंदर मोटिवेशन आ रहा है वो क्या होगा? वो इंटरनल मोटिवेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होगा कि आपको कोई उस काम को करने के लिए क्या कर रहा है? इनकरेज कर रहा है ना, कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, हाँ यू कैन डू इट। तो ये सारी चीज़ें काउंट होती है एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल मोटिवेशन में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, रवि वर्क्स हार्ड टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड टू द एंड ऑफ द ईयर, व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है इंटरनल, ऑप्शन नंबर बी है एक्सटर्नल, ऑप्शन नंबर सी है बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एंड ऑप्शन नंबर डी इज डू नॉट एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रवि ने अपने मतलब रवि ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड पाने के लिए, है ना। मतलब उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पूरे साल मेहनत की है बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड पाने के लिए। तो यहाँ पर ये कौन सा मोटिवेशन होगा? क्या वो इंटरनल मोटिवेशन होगा? क्या वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी
सी है कि क्या वो दोनों है, इंटरनल और एक्सटर्नल है ना। तो बच्चों यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा बोथ, है ना। बोथ यहाँ पर मतलब लोग उसको एनकरेज, उसको पता है कि अगर मैं ज़्यादा हार्डवर्क करूँगा तो मुझे बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफ़ी मिलेगी, है ना। और बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफ़ी मिलने के लिए उसके अंदर इनकरेजमेंट खुद से आ रहा है। तो ये क्या हुआ, दो तरह का मोटिवेशन हुआ, ठीक है। पहला दैट इज़ इंटरनल एंड सेकेंड इज़ एक्सटर्नल, ठीक है। तो राइट आंसर इज़ बोथ ए एंड सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डैश मैनेजमेंट रिफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ बेटर विथ स्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन, है ना। मतलब वो क्या चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल मैनेज करने के लिए कैपेबल करता है ना, जिससे आपकी कैपेबल सिचुएशन हो जाती है। तो चलिए इसका आंसर आप सोचिए। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेस मैनेजमेंट रिफर्स टू फोकस ह्यूमन एफर्ट्स टू मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ बेटर विद स्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप अपनी हेल्दी बॉडी, लाइफ स्टाइल और सक्सेस को क्या कर सकते हो, अच्छे से हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पर सही आंसर होगा स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। तो मतलब आपको इसमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सी सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल नहीं है, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, बार्गेनिंग, थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग एंड फोर्थ इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल इन चारों में से कौन सी नहीं है। तो हमने जैसे कि पढ़ा था कि सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल कौन कौन सी होती है। पहली है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो हाँ ये सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल है। अंडरस्टैंडिंग, ये भी सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल है। फोर्थ इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, तो ये भी सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बार्गेनिंग जैसी हमने कोई भी चीज़ नहीं पढ़ी थी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के अंदर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 बार्गेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस टू लुक डैश। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ड्रेसिंग मतलब अच्छे से ड्रेसअप होना, अच्छे से ग्रूम होना किस चीज़ में हमारी हेल्प करता है। क्या हमें स्मार्ट बनाने में हेल्प करता है, क्या हमें यूनिटी दिखाता है, शैबी दिखाता है, या स्ट्रेस दिखाता है। तो स्ट्रेस तो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाता है ना। अगर हम अच्छा ड्रेसअप करेंगे तो क्या इससे हमारी यूनिटी बढ़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज स्मार्ट, है ना। तो क्या होगा, अगर हम वेल ड्रेसअप होंगे, हमारी ग्रूमिंग, हमारा ड्रेस, हमारा हेयर, हमारा फेस सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित होगा, तो इसकी वजह से हम क्या दिखेंगे, स्मार्ट दिखेंगे। हमें स्मार्ट बनाने में हेल्प करेगी हमारी ड्रेसिंग और हमारी ग्रूमिंग सेंस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट मेक्स यू कंप्लीट वर्क और स्टडीज विदाउट अ चीयरिंग यू। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिना किसी के बोले अपनी पढ़ाई और अपने वर्क में चेयर करने के लिए मोटिवेट करती है। तो इसका राइट आंसर होगा सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको कोई बिना किसी और के एनकरेजमेंट के आपके अंदर से वो फीलिंग आती है किसी काम को करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो कौन कौन से टाइप्स के मोटिवेशंस होते हैं। इम्प्रेस, तो इस टाइप का तो हमने कोई मोटिवेशन सुना ही नहीं है। सेकेंड इज़ इंटरमीडिएट, इस तरह का भी मोटिवेशन हमने नहीं सुना है। थर्ड इज़ एक्सटर्नल, तो ये भी हाँ एक्सटर्नल, ये हमने सुना है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। और एक्सटेंसिव, इस तरह का भी कोई मोटिवेशन नहीं होता है। हमने पढ़े थे 2 तरह के मोटिवेशन होते हैं। फर्स्ट इज़ इंटरनल मोटिवेशन होता है, ठीक है, एंड सेकंड इज एक्सटर्नल। तो ये यहाँ पर हमारे पास है एक्सटर्नल मोटिवेशन, तो राइट आंसर होगा एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा डैश लीड्स टू रिस्पॉन्सिबल एंड वैल्यू ड्रिवन बिहेवियर। मतलब वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें रिस्पॉन्सिबल बनाती है और हमारे व्यवहार, जो हमारे बिहेवियर में एक वैल्यू, एक अलग यूनिकपन लेकर आती है। तो वो क्या होगा, स्ट्रेस,
सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर होगा सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस लीड्स टू रिस्पॉन्सिबल एंड वैल्यू ड्रिवन बिहेवियर, मतलब सेल्फ अवेयरनेस उस चीज़ होती है जिसकी वजह से हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने व्यवहार या अपने बिहेवियर में एक यूनिक क्वालिटी और एक वैल्यू ड्रिवन क्वालिटी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश इज अ प्रैक्टिस where individual is supposed to focus mind on a particular object through achieve a calm mental state reducing stress, मतलब यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से कोई भी अपने माइंड को फोकस कर सकता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर और किसी भी मेंटल स्टेट को काम करके वो अचीव कर सकता है और अपना मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस भी कर सकता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस, सेकेंड इज मेडिटेशन, थर्ड इज सेल्फ अवेयरनेस एंड फोर्थ वन इज बैरियर। है ना, यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है। ठीक है, तो देखिए कॉन्फिडेंस तो कोई प्रैक्टिस नहीं होती है ना। मेडिटेशन ये प्रैक्टिस होती है, इसको आप योगा भी कहते हैं। योगा प्रैक्टिस से आप अपने माइंड को फोकस कर सकते हो, है ना। किसी भी चीज़ को अचीव करने में ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, है ना। आपके मेंटल स्टेट को काम करेगा और आपका जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है मेडिटेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज मेडिटेशन, या आप इसे योगा भी कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज ग्रूमिंग इज टर्म एसोसिएटेड विथ टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम, नीट एंड क्लीन अपीयरेंस एंड ऑप्शन नंबर 4 इज कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आपसे पूछा है ग्रूमिंग टर्म जो है वो किसको एसोसिएट करता है। ठीक है, तो क्या ग्रूमिंग जो टर्म है वो टाइम मैनेजमेंट को एसोसिएट करता है? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 2, क्या वो प्रॉब्लम को एसोसिएट करता है? तो बिल्कुल भी नहीं, ग्रूमिंग का प्रॉब्लम से कोई भी कनेक्शन नहीं है ना। ऑप्शन नंबर 3 इज नीट एंड क्लीन अपीयरेंस, है ना। ऑप्शन तो जो ग्रूमिंग है वो नीट एंड क्लीन अपीयरेंस को एसोसिएट करता है। ग्रूमिंग का मतलब ही यही होता है कि आपने किस तरह से ड्रेसअप किया है ना। आपके जो ड्रेस है वो कितने नीट और क्लीन है, ये सारी जो चीज़ें हैं, आपका ड्रेस होना, आपका मेकअप, ये सारी चीज़ें ग्रूमिंग के अंदर आती है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नीट एंड क्लीन अपीयरेंस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश इज अ स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी reduces stress which include series of postures and breathing exercises practiced to achieve control of body and mind। मतलब ये एक प्रैक्टिस है जो हिंदू फिजियोलॉजी के अंतर्गत आती है जिसकी वजह से आप अपना स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो, है ना। इसमें कई तरह के पोस्चर्स आते हैं, है ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आती है जो आपको किसी भी तरह की बॉडी को कंट्रोल और माइंड को कंट्रोल कर सकता है। तो ये क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या वो साइकिलिंग है, क्या वो वॉक है, क्या वो योगा है, क्या वो इंटरटेनमेंट है। तो बच्चों यहाँ पर जो हिंदू फिलोसफी है वो क्या है, यहाँ पर ये है योगा या मेडिटेशन। ये क्या होता है, आपका स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, इसमें कई तरह के पोस्चर्स सीरीज चलती है पोस्चर्स की, है ना। और क्या करती है ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ना। आप अपनी ब्रीदिंग को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो, ये सारी चीज़ें योगा के अंदर आती हैं। इसकी वजह से आप क्या क्या कर सकते हो, आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, अननेसेसरी चीज़ों को सोचने के लिए, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हो। तो राइट आंसर इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, दैट इज योगा। चलिए, आई होप बच्चों आप सभी क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे पा रहे होंगे, है ना। अगर बच्चों आपने ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है फोकस के साथ, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी लगेंगे आपको आंसर देने के लिए, है ना। अगर आपने इस चैप्टर को रिवाइज नहीं किया है या चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है, तो एक बार हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उस चैप्टर को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। उसके बाद ही आप ये MCQ सेक्शंस को लगाइएगा। इससे क्या होगा बच्चों, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से कर लिया है, उसके बाद आप ये MCQ की सीरीज लगाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, है ना। आपको लगेगा कि मैंने जो पढ़ा है उसकी वजह से मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली कर पा रहा हूँ, है ना। इसीलिए बच्चों एक बार आप चैप्टर को रीड ज़रूर करिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, दैट इज हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ, कैपेबिलिटीज, फीलिंग्स एंड वंस ओन कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एज, है ना। तो यहाँ पर ये है ऑप्शन सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन और नन ऑफ दिस, है ना। यहाँ पर पूछा है आपसे कॉन्शियस नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ, मतलब आपकी अपने बारे में जानकारी, आपकी कैपेबिलिटीज़, आपकी फीलिंग्स और आपका कैरेक्टर कैसा है, ये जानना क्या कहलाता है। क्या ये सेल्फ अवेयरनेस कहलाता है, क्या ये सेल्फ मोटिवेशन कहलाता है, क्या ये सेल्फ रेगुलेशन कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं, है ना। खुद के बारे में जानना, खुद की कमियों के बारे में जानना, अपनी फीलिंग्स को समझना कि आपका कैरेक्टर कैसा है, ये सारी चीज़ें कहलाती है हमारी सेल्फ अवेयरनेस, है ना, कि हम खुद को कितनी अच्छे से जानते हैं या जानना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 दैट इज सेल्फ अवेयरनेस इज अ करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, Dash is a individual have a inner urge to do something, achieve their goals without any external pressure, lure or for award or appreciation. It is life skill and must be necessarily developed, है ना। तो आपसे पूछा है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इनर अर्ज करती है किसी भी काम को करने के लिए विदाउट किसी एक्सटर्नल प्रेशर के, बिना किसी अवार्ड की अप्रिसिएशन के। तो बच्चों इसका सही आंसर है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको इनर अर्ज करती है किसी भी काम को करने के लिए बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के या बिना किसी अवार्ड के अप्रिसिएशन के, है ना। इट इज़ अ लाइफ स्किल एंड मस्ट बी नेसेसरी डेवलप, मतलब ये एक अपनी लाइफ की क्वालिटी है, ये अपनी लाइफ की एक स्किल है जो सभी के अंदर डेवलप होनी चाहिए। तो बच्चों ये क्या है, सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए आपको किसी के एक्सटर्नल प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती है, किसी के एनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ये आपके अंदर से आता है कि आपको ये चीज़ अचीव करनी है ना। तो इसका सही आंसर होगा सेल्फ मोटिवेशन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। वेकेशंस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ टेकिंग अ हॉलीडे फ्रॉम आवर रूटीन एंड अप्रिशिएट डिफरेंट फेसेस ऑफ लाइफ। Vacations can be taken up to friends and relatives place as well as so for plunge attractive location. Vacation helps in dash individuals, मतलब वेकेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप अपनी छुट्टियों मनाने जा सकते हो अपने डेली रूटीन के कामों को छोड़कर एक दूसरी लाइफ स्टाइल पर फोकस करने के लिए, जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो किसी भी चीज़ को किसी भी अट्रैक्टिव लोकेशन को देखने के लिए या वहाँ पर थोड़ा सा अपनी स्ट्रेस को फ्री करने के लिए, है ना। तो वेकेशन से हमें क्या मिलता है, क्या वहाँ पर जाके हमें ज़्यादा और स्ट्रेस हो जाता है, क्या वहाँ पर जाके हम और सेल्फ रिलायंस हो जाते हैं, या डी स्ट्रेसिंग हो जाता है, या कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। देखिए वैकेशन पे जाओगे तो वहाँ पर आपको स्ट्रेस तो होगा नहीं, वहाँ पर जाके आप स्ट्रेस फ्री ज़रूर हो जाओगे, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप वैकेशन पे जा रहे हो और वहाँ पर जाके आपको किसी तरह का कॉन्फिडेंस आप में बूस्ट हो रहा है ना। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा डी स्ट्रेसिंग, है ना। वेकेशन पे जाने से हमारे अंदर का जो स्ट्रेस रहता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है ना। वेकेशन हेल्प्स इन डी स्ट्रेसिंग इंडिविजुअल्स, मतलब जो वहाँ पर जो जाते हैं इंडिविजुअल्स या ग्रुप में, उनका क्या होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है और माइंड क्या हो जाता है, रिलैक्स फील करने लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, डैश इज अ मेंटल स्टेट वेयर वन साइज डजंट फिट एट ऑल, वेयर स्ट्रेस वन पर्सन में नॉट स्ट्रेस अदर्स एट ऑल, इट इज़ हाईली इंडिविजुअलिस्टिक फिनोमिना एंड द सॉल्यूशन हैज़ टू बी कस्टमाइज टू इंडिविजुअल्स मेंटल स्टेट, मतलब वो एक कौन सी स्टेट है जो किसी के भी मन में या किसी के भी पास आ सकती है, उसका किसी भी इंसान की साइज, हेल्थ या इसी से कोई भी लेना देना नहीं है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई एक पर्सन स्ट्रेस में है तो उसकी वजह से सारे भी स्ट्रेस में आ जाएंगे, है ना। ये किस तरह का है, ये इट इज़ अ हाईली इंडिविजुअल फिनोमिना एंड अ सॉल्यूशन हैज़ टू बी कस्टमाइज टू इंडिविजुअल मेंटल हेल्थ, है ना। तो इसका सही आंसर होगा स्ट्रेस, है ना। अगर हम स्ट्रेस में हैं तो क्या होगा, हम बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, हमारे चारों ओर क्या चल रहा है उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है बच्चों
stress, that is a mental state, where one size doesn't fit at all. मतलब इसमें mental state ऐसी चीज़ है या परेशानी ऐसी चीज़ है जो किसी के भी पास आ सकती है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो लंबा हो या नाटा हो। ये इसका किसी भी साइज से कोई भी लेना देना नहीं होता है। अगर परेशानी है तो वो किसी के भी पास आ सकती है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है स्ट्रेस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। स्पीकिंग आउट टू द वेल विशर्स लाइक फैमिली एंड फ्रेंड्स हेल्प्स इन स्ट्रेस मैनेजमेंट एज दे प्रोवाइड डैश सपोर्ट सिस्टम। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अपने अपनी वेल विशर्स से बातें करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली से बातें करना, तो किस तरह में हेल्प करता है आपको, क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है। तो ये किस तरह का सपोर्ट सिस्टम होता है बच्चों? दे आर अ फिजिकल सपोर्ट सिस्टम, है ना, या सॉरी इसको आप कह सकते हैं सोशल सपोर्ट सिस्टम। ये क्या मतलब हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, या हमारे किसी भी तरह के नेबर्स है, तो ये सब क्या है, हमारे ये सोशल है ना। इनके बीच हम रहते हैं तो हम लोगों से बातें कर सकते हैं, अपनी परेशानियां शेयर कर सकते हैं, अपनी हैप्पीनेस या अपनी खुशियां शेयर कर सकते हैं। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें एक तरह का सोशल सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट से निपटने के लिए या सेल्फ मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। डैश रिफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड अ माइंड कैपेबल ऑफ बेटर विथ स्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ओकेजनल स्ट्रेस इज एन अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ वंस लाइफ। स्ट्रेस रिफर्स टू अ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन और टेंशन। मतलब यहाँ पर वो चीज़ें क्या हैं जो जिसकी वजह से हम इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें कि हमारे मन में जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है उसको हम कितनी अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, है ना। जो हमारे पास ओकेशनल स्ट्रेस है, जो अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, है ना। स्ट्रेस जो है वो किन किन चीज़ों पे होता है, हमारे फिजिकल हेल्थ पे, हमारी मेंटल हेल्थ पे, इमोशनल स्ट्रेन और टेंशन। मतलब जो स्ट्रेस आता है उसकी वजह से हम हमारा इमोशनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, हमारे मन में कई तरह के टेंशन क्रिएट हो जाते हैं। तो ये क्या किससे रिफ़र करेगा? ये रिफ़र करेगा क्या एंजॉयमेंट से, क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट से, क्या सोशल से, क्या इन किसी में से भी नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट की वजह से ही आप क्या कर सकते हो, अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, है ना। आपके पास जो प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास जो स्ट्रेस आ रहा है, उसको आप अपने तरीके से स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। Dash also referred to as self-control is the ability to control one's emotions, thoughts and behavior effectively in different situations। ठीक है, तो ऑप्शन है सेल्फ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर और फ्रेंड। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट रिफ़र करता है सेल्फ कंट्रोल से। सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसकी वजह से आप अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर को मैनेज कर सकते हो डिफरेंट सिचुएशंस में। तो इसका राइट आंसर होगा सेल्फ मैनेजमेंट। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। Dash can be defined as our emotional, mental, physical and social reactions to any perceived or threats. These demands or threats are called stresses, है ना। तो बच्चों यहाँ पर ये लिखा है stress can be सेल्फ, रिलेटिव, स्ट्रेस और मैनेजमेंट। तो इसका सही आंसर होगा स्ट्रेस। स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज अवर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शंस टू एनी परसीव और थ्रेट्स। मतलब जो स्ट्रेस है वो किन किन चीज़ों से आ सकता है। अगर हम इमोशनल हो रहे हैं, हमारे मन में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है, हम फिजिकल किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, है ना, लोग हमें क्या कह रहे हैं, इन सब चीज़ों की वजह से हमारे मन में जो कई तरह की भावनाएं उत्पन्न हो जाती है या डर हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें क्या बनती है, हमारे स्ट्रेस का कारण बनती है। और यही चीज़ें क्या कहलाती है, स्ट्रेस कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर।
Dash intelligence is the ability to identify and manage one's own emotion as well as the emotions to other. Option A social, option number B emotional, option number C financial and option number C is manage. है ना, तो यहाँ पर क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई मैनेज एंड वंस ओन इमोशन एज वेल एज अदर्स इमोशंस। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंट इस तरह की एबिलिटी है जिसकी वजह से हम अपने इमोशंस को तो मैनेज कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम दूसरों के इमोशंस को भी समझ सकते हैं और उसको हैंडल करने में उनकी हेल्प हम कर सकते हैं। तो ये क्या होता है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस ही। ओके, चलिए आगे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। चलिए ये क्या बोल रहा है, डैश मीन्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इट हेल्प यू इन कन्वर्टिंग योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इनटू एन एक्सेप्शनल टैलेंट। मतलब वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचान सकते हो, अपनी वीकनेस को पहचान सकते हो और जिसकी वजह से आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो, और जो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी मतलब आपने अपनी कमी को पहचाना, उस कमी को आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाया और वो स्ट्रेंथ आपका क्या बन सकती है, एक्सेप्शनल टैलेंट बन सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सेल्फ कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी शाइनेस, ऑप्शन नंबर सी सेल्फ अवेयरनेस एंड ऑप्शन नंबर सी वीकनेस। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा सेल्फ अवेयरनेस। जब तक आप अपने आप को जानोगे तभी तो आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर पाओगे, है ना। अगर आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी तो आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में और स्ट्रेंथ को अपने टैलेंट में कन्वर्ट कर पाओगे, है ना। तो इसका सही आंसर होगा सेल्फ अवेयरनेस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, डैश स्ट्रेस मेक्स अ पर्सन वरीसम, लेस प्रोडक्टिव एंड मे लीड टू वेरियस डिसऑर्डर, है ना। नेगेटिव, पॉजिटिव, बोथ ऑफ द अबो और नन ऑफ द अबो, है ना। तो बच्चों यहाँ पर है नेगेटिव स्ट्रेस, है ना। नेगेटिव स्ट्रेस मेक्स अ पर्सन वरीसम, लेस प्रोडक्टिव एंड मे लीड टू वेरियस डिसऑर्डर। तो मतलब यहाँ पर क्या है, नकारात्मक ज़्यादा टेंशन, मतलब किसी भी तरह का बुरा टेंशन किसी भी पर्सन को बहुत ज़्यादा चिंतित कर सकता है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी कम कर सकता है और उसको कई सारी डिसऑर्डर या कई सारी बीमारियों से क्या कर सकता है, ग्रसित कर सकता है ना। चिंता ही कई सारी बीमारियों का कारण है, यहाँ पर हमें ये बताया गया है ना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नेगेटिव स्ट्रेस। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट्स आर, मतलब स्ट्रेस किन किन वजह से हो सकता है, क्या वो मेंटल फिजिकल, फाइनेंशियल और ऑल ऑफ दी अबव। क्या वो किसी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, क्या वो फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, क्या वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, या इन सभी चीज़ों के कारण आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो बच्चों इन सभी चीज़ों के कारण हमें स्ट्रेस हो सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, है ना। स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट्स आर मेंटल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल एजेंट्स, है ना। स्ट्रेस का कारण कौन कौन सी चीज़ें होती है, मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी और फाइनेंशियल क्राइसिस। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। Students may feel dash stress if they are unable to submit their assignment, है ना। फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल और नन ऑफ द अबव। मतलब स्टूडेंट को कौन सा फील होता है उस समय जब वे अपने असाइनमेंट को टाइम पर सबमिट नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों ये होता है मेंटल स्टेट, है ना। मेंटल स्टेट मतलब कि वो अपने असाइनमेंट को या अपने वर्क को समय पर कंप्लीट करके सबमिट नहीं कर पाए हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो होता है बच्चों को मेंटल स्ट्रेस। ओके, तो ऑप्शन नंबर 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेंटल स्ट्रेस। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, दैट इज issues related to health of an individual can lead to low self esteem and cause dash stress। मतलब वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हेल्थ इश्यूज होते हैं और सेल्फ इस्टीम कम हो जाता है ना। तो यहाँ पर लिखा है फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल और फिजिकल, है ना। इश्यूज रिलेटेड हेल्थ से रिलेटेड इशू के कारण कौन सा स्ट्रेस होता है बच्चों, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज के कारण फिजिकल स्ट्रेस आपको होता है। ठीक है, चलिए
आई होप बच्चों आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हो और आपके सारे आंसर्स करेक्ट हो रहे हो, ऐसी आपसे उम्मीद है मुझे। ठीक है कि आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ रहे होंगे और उनका आंसर करेक्टली कर पा रहे होंगे। और अगर आपके आंसर करेक्ट हो रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है इस MCQ टेस्ट को लेकर, है ना। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ आर। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपकी हेल्प करती हैं। ये क्या कहता है, इससे इम्प्रूव मूड, बूस्ट इम्यून सिस्टम, इंक्रीज एफिशिएंसी और ऑल ऑफ दी अबोव। मतलब सेल्फ मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो वो है मूड्स, है ना, अपना आपका इम्यूनिटी सिस्टम को वो इंक्रीज़ करता है और क्या करता है, आपकी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दी अबव। ओके, सॉरी, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। Breathlessness, dry mouth, butterflies in stomach, indigestion, etc. are sign of distress, mental और physical और both of the above और none of the above। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, आपका फिजिकल स्ट्रेस है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आपका माउथ ड्राई हो जाता है, मतलब माउथ सूखने लगता है, पेट के अंदर क्या होने लगती है, बटरफ्लाइज घूमने लगती हैं, ऐसा आपको फीलिंग आती है कि आपके पेट के अंदर बटरफ्लाइज मूव कर रही है। इनडाइजेशन मतलब आपका पाचन थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है ना। तो ये सारे साइन हैं आपके फिजिकल स्ट्रेस के, ये सारी चीज़ें हैं ना, ब्रीथलेसनेस, ड्राई माउथ, बटरफ्लाइज इन स्टमक और इनडाइजेशन, ये किन का कारण बनता है, ये आपके फिजिकल स्ट्रेस का कारण बनता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रिवेंट्स, मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट से आपको कौन सी चीज़ें बचा सकती हैं। तो देखिए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, बोथ ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ बोथ ऑफ दी अबो, है ना। स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से बचाता है और आपके बिहेवियर में जो भी प्रॉब्लम होती है उससे भी आपको प्रिवेंट करता है। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट आपकी लाइफ में होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही हमने इस चैप्टर में भी सीखा था कि स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, इरिटेशन, इम्पेशेंस, लोनलीनेस, अपसेट मूड, एंजाइटी आर साइन ऑफ स्ट्रेस, है ना। तो बच्चों ये सारी जो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स है, इरिटेशन, इम्पेशेंट, लोनलीनेस, अपसेट मूड, एंजाइटी आर अ साइन ऑफ मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस और नन ऑफ दी अबव। बच्चों तो ये है इमोशनल स्ट्रेस के साइंस है, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन होती है, इम्पेशेंट हो जाते हो आप, है ना, आपको अकेलापन फील होने लगता है, मूड ख़राब होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है। तो ये क्या होता है, ये आपके इमोशनल स्ट्रेस के कारण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू मैनेज स्ट्रेस, मतलब वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में आपकी हेल्प करती हैं। तो फर्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस ऑफ सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, मतलब सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए जिससे आपको पता चले कि आपके स्ट्रेस का कारण क्या है ना। स्पीकिंग आउट टू द वेल विशर्स लाइक फैमिली एंड फ्रेंड्स, मतलब जब भी आपको स्ट्रेस हो तो क्या करना चाहिए, आपको अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से आपको बात करनी चाहिए। बोथ ऑफ दी अबो और नेक्स्ट है नन ऑफ दी अबो। तो बच्चों इसका राइट आंसर है बोथ ऑफ दी अबो, है ना। जब भी आपको लगे कि आप किसी प्रॉब्लम में हो, आपको स्ट्रेस है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले उस स्ट्रेस का कारण जानना चाहिए। और आपको लग रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, तो आप अपने वेल विशर से बात करिए, अपने फैमिली से बात करिए, अपने फ्रेंड से बात करिए, ताकि आपको थोड़ा माइंड रिलैक्स लग सके। तो ये सारे बच्चों पार्ट्स हैं आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्किल्स हैं ये सारी, है ना, कि आपके पास जब भी स्ट्रेस रहे तो आपको उसको कैसे डील करना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर।
डैश इज और आर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स कौन कौन सी है, दैट इज़ फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन और ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चों स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक है फिजिकल एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती है स्ट्रेस मैनेजमेंट को डिलीट करने में आपकी लाइफ से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। डैश इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ पोस्चर्स एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू कंट्रोल बॉडी एंड माइंड, मतलब वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें सीरीज ऑफ पोस्चर्स हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज है और जिससे आपकी बॉडी और माइंड कंट्रोल होता है। क्या वो मेडिटेशन है, क्या वो योगा है, क्या वो फिजिकल एक्सरसाइज है, या फिर वो नन ऑफ दी अबव है, ठीक है। तो बच्चों वो है आपका योगा, है ना। योगा में क्या होता है, कई तरह के पोस्चर्स होते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी और अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज शोइंग वीकनेस ऑफ रवि, मतलब किन कारणों से पता चलता है कि रवि की ये सारी वीकनेस है। रवि प्ले गिटार वेरी वेल, मतलब रवि बहुत ही अच्छे से गिटार बजा लेता है, तो ये तो उसकी एक स्ट्रेंथ होगी, है ना। रवि इज़ गुड एट क्रिएटिव राइटिंग, मतलब रवि क्रिएटिव राइटिंग में बहुत ही अच्छा है, तो ये भी उसकी एक स्ट्रेंथ हो गई। रवि फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सॉल्व मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, मतलब रवि को मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी आती है। तो बच्चों ये क्या हो गई, उसकी वीकनेस होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रवि फाइंड्स डिफ़िकल्ट टू सॉल्व मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। ये क्या है, रवि की एक वीकनेस है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है डैश इज सिंप्लीफाई द फोर्स विद इन यू दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स, मतलब वो कौन सी चीज़ है जो आपको अपने अंदर से आती है किसी भी चीज़ को फेस करने के लिए, क्या अब अंदर से फोर्स करती है किसी भी काम को करने के लिए। तो क्या वो सेल्फ अवेयरनेस है, बी सेल्फ रेगुलेशन, सी सेल्फ मेडिटेशन और डी नन ऑफ दी अबव। तो बच्चों इसका सही आंसर है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपके अंदर से एक इनकरेजमेंट आता है किसी भी चीज़ को करने के लिए विदाउट अदर्स प्रेशर, ठीक है। बिना किसी की बात को कहे जो चीज़ें आपको अपने अंदर से करने की इच्छा होती है वो क्या होता है, वो होता है सेल्फ मोटिवेशन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। सुरेश प्रैक्टिस इन 100 मीटर रेस एंड वॉन अ प्राइज, दिस मोटिवेटेड हिम टू गो फॉर प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग, व्हाट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन इज दिस, मतलब वो कौन सा मोटिवेशन है कि रवि को पता है कि अगर वो 100 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करेगा तो उसको एक प्राइज़ मिलेगा। दिस मोटिवेशन हिम टू गो फॉर अ प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग, जिसकी वजह से वो डेली कहाँ जाता है, मॉर्निंग में प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। तो ये कौन सी तरह का मोटिवेशन होता है, क्या वो इंटरनल मोटिवेशन है, क्या वो इंटरमीडिएट है, एक्सटर्नल है और नन ऑफ दी अबव, मतलब वो क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन दोनों है जिसकी वजह से वो जाता है एवरी मॉर्निंग प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। वो इसके अंदर से मोटिवेशन आता है कि मुझे डेली जाना है रेस के लिए, और एक्सटर्नल मोटिवेशन ये है कि अगर वो 100 मीटर रेस में जीतेगा तो उसको एक प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों मोटिवेशन काम कर रहे हैं, फर्स्ट इज़ इंटरनल और सेकेंड इज़ एक्सटर्नल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। नेहा spent all her after school hours to practice more and more sample question paper. She want to do well in her exam. This is an example of, मतलब जो नेहा है वो क्या करती है, अपने स्कूल से आने के बाद का सारा टाइम प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करने में स्पेंड करती है, जिसकी वजह से वो अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर करना चाहती है। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है, क्या ये सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ मोटिवेशन है, सेल्फ रेगुलेशन है या नन ऑफ दी अबव। तो बच्चों ये है सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। वो खुद चाहती है कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी अपने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने में तो वो एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर कर सकती है। तो ये एग्जाम्पल है हमारा सेल्फ मोटिवेशन का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। डैश आर अ सेट ऑफ ड्रीम्स विद अ डेडलाइन टू गेट देम, मतलब वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको वजह से हम अपने ड्रीम्स को डेडलाइन देते हैं।
क्या है, गोल्स, गोल सेटिंग, विजन और नन ऑफ दी अबव। तो ये इसका राइट आंसर होगा गोल सेटिंग। गोल सेटिंग आर अ सेट ऑफ ड्रीम्स, मतलब गोल सेटिंग में क्या होते हैं, हमारे छोटे छोटे ड्रीम्स का सेट होते हैं जिसके लिए हम एक डेडलाइन सेट कर सकते हैं, मतलब कि ये चीज़ को मुझे इतने समय में अचीव करना है। तो ये क्या हो गया, हमारा गोल सेटिंग का पार्ट हो गया, जिसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए एक डेडलाइन को सेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। Dash is all about finding and listening your goals and then planning on how to achieve them, मतलब वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए आप चीज़ों को ढूंढते हो, देन उसको लिस्टिंग करते हो कि हाँ मुझे अपने गोल को अचीव करने में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इन चीज़ों को मैं प्लानिंग करूँगा। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, ऑप्शन है फर्स्ट गोल, गोल सेटिंग, गोल कीपिंग, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों उसका राइट आंसर है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग इज ऑल अबाउट फाइंडिंग एंड लिसनिंग योर गोल्स एंड देन प्लानिंग ऑन हाउ टू अचीव देम, मतलब गोल सेटिंग वो चीज़ है जिसमें आप चीज़ों को फाइंड करते हो, लिस्ट करते हो कि आपको कौन कौन से गोल्स को अचीव करना है, देन आप उनकी प्लानिंग करते हो कि हाँ मुझे इन चीज़ों को, इन गोल्स को अचीव करने के लिए इस तरह की प्लानिंग करनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। वी कैन यूज डैश मेथड टू सेट गोल्स, मतलब गोल्स को सेट करने के लिए हम कौन सी चीज़ों को कौन सी मेथड को यूज़ करते हैं, स्मार्ट मेथड, क्लास मेथड, फर्स्ट और नन ऑफ द अबव। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर होगा स्मार्ट, है ना। हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए स्मार्ट मेथड का यूज़ करते हैं। हमने जब यूनिट पढ़ी थी तो हमने सारी चीज़ें देखी थी कि स्मार्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि स्पेसिफिक, मोटिवेटेड, अवेयरनेस, रेगुलेशन और टाइमिंग। ये सारी चीज़ें किन के अंदर आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें पार्ट है आपके स्मार्ट का, जिसकी वजह से आपको अपने गोल्स को सेट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। दैट इज गोल्स शुड बी, गोल्स कैसे होने चाहिए आपके, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए या ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों जो भी आपके गोल्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, है ना। स्पेसिफिक गोल रहेगा तभी तो आप उसको अचीव करने में उसकी प्लानिंग करोगे और उसमें आप अपनी एफर्ट्स डालोगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, इसलिए गोल्स ऑलवेज शुड बी स्पेसिफिक। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल्स आर, मतलब जो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल्स होते हैं उनकी क्वालिटीज़ कौन कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए, they are focused, option number B, they know what is important, option number C, they are dedicated to fulfill their dreams, and option number D, all of the above। मतलब ये कौन कौन सी चीज़ें होती है जिसकी वजह से आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हो, है ना। सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन की क्वालिटीज़ कौन कौन सी है, तो वो क्या होते हैं, हमेशा फोकस होते हैं, उन्हें पता है कि कौन सी चीज़ें करनी है जो इम्पॉर्टेंट है ना। दे आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, मतलब वो अपने ड्रीम्स के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए। ऑल ऑफ दी अबव, तो मतलब उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। चलिए बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। व्हाट इज एस इन स्मार्ट मेथड टू गोल सेटिंग, मतलब जो गोल सेटिंग मेथड है उसमें जो स्मार्ट एक टर्म है उसमें एस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एस का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर ए स्मार्ट, ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट, ऑप्शन नंबर सी स्पेसिफिक और नन ऑफ दी अबव। तो बच्चों ये जो मेथड है स्मार्ट, इसमें एस का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक। गोल शुड बी स्पेसिफिक देन इज मेजरेबल, है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, स्मार्ट मेथड का पार्ट है, जो हमने यूनिट सेकंड में डिस्कस किया था और आपको समझाया भी था कि स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, गोल्स को कैसे अचीव करते हैं, उनकी डेडलाइन क्या होनी चाहिए, टाइमिंग कैसे सेट करते हैं। तो ये सारा हमने आपको सेकेंड यूनिट में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप एक बार जाके उस प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है,
तो ठीक है बच्चों, ये जो चैप्टर है हमारा MCQ का आज यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे एक नए सेशन के साथ। तो उसके पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी, वो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। इस पर आप एक्सेस करोगे तो आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, PDF, वीडियो सॉल्यूशंस, ई-बुक, इम्पॉर्टेंट MCQ और रिवीजन नोट्स आपको इस वेबसाइट पे बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अभी हमारा एक नया फीचर लॉन्च हुआ है जिसका नाम है ई-बुक्स। यहाँ पर आप सभी सब्जेक्ट के ई बुक्स को बहुत ही नॉमिनल प्राइस में परचेस कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर मेरा कोड लगाते हो PREETI प्रीति30, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा और उसके बाद आपके किसी भी सब्जेक्ट की ई बुक्स का प्राइस मैक्सिमम 20 to 30 रुपीज़ ही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही कम प्राइस है बच्चों, ज़रूर परचेस करिएगा और एक बार इस वेबसाइट को ज़रूर एक्सेस भी करिएगा। तो बच्चों यहाँ पर एक MCQ टेस्ट भी चलता है हमारी वेबसाइट पे। यहाँ पर आप कई सारे बच्चों में अपने आप को कम्पीट कर सकते हो। अगर आप इस MCQ टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करते हो या आप क्वालिफाई करते हो इस MCQ टेस्ट में, तो आपको एजुग्रोन वेबसाइट की तरफ से एक फ्री ऑफ कॉस्ट सरप्राइज दिया जाएगा। तो बच्चों इसके लिए आप MCQ टेस्ट में ज़रूर अपीयर होइएगा और उसके बाद अपीयर होंगे तो आपको एजुग्रोन की तरफ से एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है और बहुत ही नॉमिनल मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए इन्हीं चैप्टर को अच्छे से पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।